गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था पुनर्योगज डीएनए तकनीक या आरडीटी के प्रक्रम के चरण या सोपान। वे कौन कौन से चरण हैं जिनके द्वारा पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रक्रम संपन्न होता है। और बच्चों, वो जो 7 चरण थे वो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका कौन कौन से थे। अब अपन उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो चरण है वो है बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का पृथक्करण या विलगन। भाई, अपने को कोई भी उत्पाद प्राप्त करना है, कोई भी सेवा लेनी है, वो किससे मिलेगी? किसी डीएनए के टुकड़े से मिलेगी। तो वो डीएनए का खंड प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमको किसी कोशिका से डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा। वो कैसे बाहर निकालते हैं ये बच्चों अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम जिस सेल्स से डीएनए को आइसोलेट करना है, बच्चों आइसोलेट का मतलब तो समझते हो ना, अलग करना है। सर्वप्रथम जिन सेल से डीएनए को आइसोलेट करना है उनको प्राप्त कर लेते हैं। जिनसे भी अपने को डीएनए बाहर निकालना है उन सेल्स को अपन प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो, माना हमको डीएनए आइसोलेट करना है सपोज बैक्टीरियल सेल्स से, ठीक है। वैसे डीएनए बच्चों किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, जीवाणु की, कवक की, पादप की, जंतु की, किसी की भी कोशिका हो सकती है। माना हमको बैक्टीरियल सेल से डीएनए प्राप्त करना है। अब देखो, सपोज ये मान लो बच्चों क्या है, संवर्धन माध्यम। इसको अपन मान लेते हैं ये है संवर्धन माध्यम। और इस संवर्धन माध्यम में ग्रो कर रही है माना ये बैक्टीरियल सेल, ठीक है। क्या ग्रो कर रही है? बैक्टीरियल सेल्स ग्रो कर रही है, ठीक है। अब हमको डीएनए निकालना है इन कोशिकाओं से बाहर। कैसे निकालेंगे ये मुद्दा है। तो देखो बच्चों, डीएनए के पृथक्करण के लिए ऐसे मान लो एक उपकरण या मशीन काम में ली जाती है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या कहेंगे बच्चों? सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा क्या करवाते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, अपकेंद्रण करवाते हैं। अब केंद्रीय बल आप जानते ही हो, केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला जो बल होता है, बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है। तो उस सिद्धांत पर ये मशीन काम करती है। क्या करते हैं देखो, ऐसे मान सकते हैं बच्चों, चौकोर या गोल अलग अलग आकार की ये मशीन रहती है ना। एक स्टेज बना हुआ होता है, उस स्टेज में ऐसे बच्चों छिद्र रहते हैं। जैसे अपने ओवन जैसा होता है ना, ओवन जैसी मशीन मान लो, अंदर उसमें स्टेज बना हुआ है और उस स्टेज में बच्चों छिद्र बने हुए रहते हैं और नीचे की तरफ बीच में मोटर लगी हुई रहती है, ठीक है। तो ये ऐसे मान लो छिद्र बने हुए होते हैं और ट्यूब्स होती है, ऐसी ट्यूब्स इस मशीन के अंदर रखने वाली। इनको मान लो क्या कह देंगे? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ठीक है। इनके ऊपर या तो ढक्कन लगा हुआ रहता है या जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल से इनको ढक देते हैं।
या रुई का प्लग लगा के उसको इसके अंदर लगा देते। तो ये एक मान लो सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये हो गई बच्चों सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। अब क्या करेंगे, पीपेट की सहायता से, पीपेट की सहायता से क्या करते हैं, ये मान लो अब देखो एक फिक्स प्रोसीजर होता है, सबसे पहले ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। तो डीएनए आइसोलेशन का एक फिक्स प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को अपने को फॉलो करना होता है ना। अब एक साधारण सा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूं। माना ये सपोज सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, ऐसे लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। और इस ट्यूब में सपोज अपन ने ले लिया जीवाणु का संवर्धन। जीवाणु का संवर्धन कहां से लिया, इसमें से। तो फिक्स प्रोसीजर में जितना लिखा हुआ है, सपोज मान लो 5 ml लिखा हुआ है, 2 ml लिखा हुआ है, 1 ml, जितना भी लिखा हुआ है उतना अपन ने संवर्धन ले लिया, ट्यूब्स में भर लिया। और उन ट्यूब्स को बच्चों इनके अंदर रख देंगे, इन छिद्रों के अंदर, बैलेंस करते हुए। एक ट्यूब यहाँ रखी, एक उसके सामने रखनी है, एक यहाँ रखी तो एक उसके सामने, बैलेंस करते हुए। बैलेंस करने के लिए भले ही खाली ट्यूब में आप चाहे उतना पानी डाल के रख दो, लेकिन बैलेंस करते हुए उसको रखेंगे। क्लियर। अब अपन जानते हैं बच्चों कि जो डीएनए होता है वो कोशिका में कई आवरणों से घिरा हुआ होता है, और उन आवरणों को जब अपन तोड़ेंगे तभी तो डीएनए बाहर निकलेगा। खूब सारे आवरणों से, परतों से घिरा हुआ है, उन परतों को तोड़ेंगे तब अपने को डीएनए बाहर मिलेगा। अब बच्चों परतों को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं लयनकारी एंजाइम हैं, वो सारे मैं आपको समझा चुका। तो अभी जैसे मान लो क्या करते हैं, जीवाणु का संवर्धन ले लिया और माना जीवाणु कोशिका से हमको डीएनए बाहर निकालना है। तो अपन जानते हैं बच्चों जीवाणुविक कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और पेप्टिडोग्लाइकेन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम। ठीक है, ये भित्ति को तोड़ेगा, साथ साथ झिल्ली को भी तोड़ना पड़ेगा। तो झिल्ली को तोड़ने के लिए क्या है, एचडीएस बताया था, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, जो अपमार्जक होता है। तो ऐसे मान लो बच्चों संवर्धन ले लिया और उसमें क्या ऐड करवा दिया, लाइसोजाइम एंजाइम और एचडीएस। अब बच्चों इस मशीन की सहायता से सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। मशीन में ऐसे मान लो ट्यूब रख दी, ढक्कन लगा दिया, बाहर मीटर लगा हुआ रहता है फिक्स, 5000 आरपीएम पे, 10,000 आरपीएम पे, 50,000 आरपीएम पे, जितने पे भी अपने को चक्कर काट घुमाना है, अंदर मोटर लगी हुई, वो उन सब ट्यूब्स को तेज गति से क्या करेगी, घुमाएगी। तो ऐसे मान लो, अब मैं प्रोसीजर लिख रहा हूं, जैसे अपन ने ले लिया बैक्टीरियल कल्चर, एड लाइसोजाइम और एचडीएस, माना ये ऐड करवा दिया, और ऐड करवा कर क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण करवा रहे हैं। कौन सी मशीन की सहायता से, सेंट्रीफ्यूज मशीन की सहायता से। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इन एंजाइमों ने, इन अपमार्जकों ने अपना काम किया होगा, अपना काम किया होगा। तो अब देखो ये जैसे मान लेते हैं क्या है बच्चों, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो बच्चों दो प्रकार के घटक प्राप्त होंगे इस ट्यूब के अंदर। देखो कुछ मटेरियल तो ऐसे नीचे सॉलिडिफाई हो जाएगा, ऐसे मान लो नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भाग इसका रहेगा तरल। भाई सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया ट्यूब में, अब कुछ पोर्शन तो ट्यूब में ऐसे नीचे जमा हो जाएगा और बाकी का भाग रहेगा तरल। ध्यान देंगे बच्चों, जो तरल भाग होता है उस तरल भाग को तो कहते हैं, तरल भाग को तो कहते हैं सुपरनेटेंट। क्या कहते हैं बच्चों, सुपरनेटेंट। ये तो कैसा घटक हो जाएगा, तरल घटक, तरल भाग। और जो ठोस भाग नीचे जमा हुआ है इसको कहते हैं बच्चों पैलेट। इसको क्या कहते हैं, पैलेट। ऐसे मान लो नीचे जमा हुआ अवक्षेप, इसको क्या कह देंगे, पैलेट। ये दोनों भाग आपके समझ में आ गए क्या। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद ट्यूब में नीचे जो जमा हो जाएगा वो तो पैलेट है, और ऊपर तरल रह जाएगा वो सुपरनेटेंट। हर स्टेप में काम क्या लेना होता है,
पैलेट, सुपरनेटेंट को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसे मान लो बच्चों कि ये सपोज ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है जिसमें नीचे पैलेट है और ऊपर सुपरनेटेंट है। माइक्रो पीपेट लेंगे, पीपेट को इसमें डिप करेंगे, सुपरनेटेंट भरेंगे, बाहर फेंक देंगे। ऐसे पूरे सुपरनेटेंट को निकालकर अपन बाहर फेंक देंगे। तो अब ये पैलेट बच जाएगा। आगे वाले स्टेप के लिए क्या काम में लेना है? पैलेट। तो ऐसे मान लो बच्चों ये कोशिका थी, कोशिका की झिल्ली, ये कोशिका की भित्ति, अंदर ये मान लो गुणसूत्र, ये कोशिका द्रव्य, यही तो सब चीजें थी। तो जब ये झिल्ली, भित्ति, ये सब चीजें टूटी होंगी तो अंदर तो बच्चों ऐसे मान लो प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, लिपिड भी है और अन्य रसायन भी है। ये सारी चीजें मिलेगी। अभी कोई अपने को शुद्ध रूप से डीएनए थोड़ी प्राप्त हो गया। तो सुपरनेटेंट को तो क्या कर देंगे? अलग कर देंगे और इस पैलेट को क्या करेंगे? यूज लेंगे। तो अपन ऐसा मान सकते हैं ये सारी चीजें किस में उपस्थित हो सकती है? पैलेट में उपस्थित हो सकती है। अब आगे वाले चरण में क्या करेंगे? देखो इधर ध्यान दो, वही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पैलेट। अब अपने को ये मानना है इस पैलेट में डीएनए है, लेकिन डीएनए के साथ में बाकी सब चीजें भी है, उनको अपने को हटाना है। तो क्या करें? अब देखो ये पैलेट, इसमें ऐड करेंगे बच्चों आरएनएज एंजाइम। आरएनएज कह दो चाहे राइबो न्यूक्लिएज कह दो, एक ही बात है। ये आरएनएज या राइबो न्यूक्लिएज आरएनए को तोड़ेगा, या ऐसे मान लो ये आरएनए को क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो पैलेट लिया, पैलेट लेके आरएनएज डाला, वापस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया। सेंट्रीफ्यूज मशीन फिर घुमाएगी तो दो घटक बनेंगे। कौन कौन से? वही सुपरनेटेंट और पैलेट। क्या करेंगे? माइक्रो पीपेट लेंगे और सुपरनेटेंट को निकालकर बाहर फेंक देंगे। तो ऐसे मान लो बच्चों आरएनए की अशुद्धि को हमने हटा दिया। ऐसे ही फिर आगे वापस क्या काम में ले लेंगे? पैलेट। फिर आगे पैलेट काम में लेंगे ट्यूब में। अब की बार इसमें मान लो ऐड करवा देंगे क्या? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन को रिमूव करेगा। फिर वापस सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, फिर वापस सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, तो बच्चों सुपरनेटेंट पैलेट बनेंगे। सुपरनेटेंट को फिर निकालकर बाहर फेंक देंगे। इस प्रकार से एंजाइमों से उपचारित करवाकर और बाकी सभी रसायनों को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। प्रोटीन को, लिपिड को, आरएनए को, सबको बच्चों क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। आगे बात समझ में? अब ध्यान दो, अंत में क्या करेंगे? ये जैसे मान लो ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर ऐसे तरल सा अपने को दिखाई देगा। ऐसे मान लो जैसे रंगहीन पानी जैसे होता है ना, पानी जैसा बच्चों इसके अंदर अपने को डीएनए का कोई रंग तो है नहीं, वैसे पानी जैसा दिखेगा। तो अंत में क्या करते हैं? एकदम द्रुत शीतित से मतलब क्या लगाना है? चिल्ड, बिल्कुल ठंडा। क्या लेते हैं बच्चों? एथेनॉल, C2H5OH। ऐसे मान लो ये 90% से लेके 100% क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए एथेनॉल। तो अंत में बच्चों एकदम ठंडा एथेनॉल काम में ले लेते हैं। और वो एथेनॉल जो है, वो एथेनॉल प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण करवा देता है। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है ना, उस डायग्राम को बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे ट्यूब जैसी दिख रही है और उस ट्यूब जैसी संरचना की दीवार पर ऐसे रसायन सा लगा हुआ है ना। ऐसे तुम उसको ध्यान से अगर देखोगे तो उस ट्यूब की दीवार पर से कोई रसायन सा ऐसे चिपका हुआ है। तो ऐसे मान लो जब एथेनॉल से प्रेसिपिटेशन करवाते हैं
तो लूप या छल्लों के रूप में, ऐसे धागों धागों जैसी संरचना के रूप में इसमें क्या दिखाई देता है, डीएनए दिखाई देता है। तो शुद्ध रूप से बच्चों इस प्रकार से क्या प्राप्त कर लेते हैं, डीएनए प्राप्त कर लेते हैं। उसमें आप देखोगे ना एनसीईआरटी के डायग्राम में ट्यूब में, तो नीचे ऐसे गाढ़ा सा पदार्थ सा जमा हो रखा है, वो गाढ़ा सा पदार्थ जो नीचे जमा हो रखा है वही अपने को मानना है बच्चों क्या है, डीएनए। आगे बात समझ में? तो ये इतनी डिटेल भले ही आपको ध्यान नहीं रखनी, पर ये कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो कोशिका प्राप्त करो जिससे अपने को डीएनए बाहर निकालना है, ठीक है। फिर आवरणों को तोड़ने के लिए एंजाइम ऐड करो, ये आपको पता होना चाहिए। दो घटक बनते हैं, सुपरनेटेंट और पैलेट। हर आगे वाले स्टेप में क्या काम में लेते हैं, पैलेट काम में लेते हैं, सुपरनेटेंट को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो शुरू के स्टेप में लाइसोजाइम ये सब काम में लेंगे। तो ऐसे मान लो विभिन्न आवरणों के टूटने की वजह से डीएनए बाकी और रसायनों के साथ बाहर आ जाएगा। सभी रसायनों को उपयुक्त एंजाइमों से ट्रीट करवाकर हटा देते हैं। अंत में जो शुद्ध रूप से डीएनए प्राप्त होता है उसको एकदम चिल्ड एथेनॉल से क्या कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट उसको करवा लेते हैं। और फिर प्रेसिपिटेट करवा लेंगे तो लूप या छल्लों के रूप में, धागे धागे जैसी संरचना के रूप में अपने को डीएनए प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों कोशिका से अपन डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। मान लो प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड भी क्या है, प्लाज्मिड भी एक प्रकार का डीएनए ही है, और प्लाज्मिड को वाहक के रूप में काम में लेना, तो इस प्रकार से अपन प्लाज्मिड को भी बाहर निकाल सकते हैं। अब माना हमको डीएनए प्राप्त हो गया, तो पूरे डीएनए से तो अपने को काम है नहीं, हमको तो डीएनए का वो पर्टिकुलर टुकड़ा चाहिए जिसको हमको वाहक के साथ में जोड़ना है। तो बताओ डीएनए का वो टुकड़ा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से काटना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डीएनए का खंडन। देखो बच्चों दूसरा स्टेप, देखो बच्चों दूसरा स्टेप क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना, ठीक है। और ये काम किसके साथ है, तो ध्यान देंगे, डीएनए को अनुकूल परिस्थितियों में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के साथ रखा जाता है। डीएनए को अनुकूल परिस्थितियों में किसके साथ रखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों, डीएनए का खंडन। अब बताओ डीएनए के खूब सारे टुकड़े बन गए, अब उन टुकड़ों को कैसे अलग करेंगे, उसकी तकनीक मैं आपको पहले ही सिखा चुका। क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को पृथक पृथक कर लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए खंडों को पृथक पृथक कर लेते हैं, जिससे लाभकारी जीन या वांछित डीएनए खंड प्राप्त हो जाता है। जिससे लाभकारी जीन या वांछित डीएनए खंड जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। मिल गया अपने को डीएनए का टुकड़ा, जिससे अपने को कोई उत्पाद प्राप्त करना है या कोई सेवा लेनी है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस वांछित डीएनए के टुकड़े को जोड़ा जाए, किसके साथ में,
वाहक डीएनए के साथ में, जैसे कि प्लाज्मिड, और उसके साथ जोड़कर क्या बनाया जाए, पुनर्योगज डीएनए। तो देखो बच्चों, पुनर्योगज डीएनए बनाया जाए उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु अपनी बुक के अंदर और दिया गया है। क्या? ये जो हमने लाभकारी जीन प्राप्त किया है या वांछित डीएनए का टुकड़ा प्राप्त किया है, इस टुकड़े की हम खूब सारी कॉपी भी बना सकते हैं। भाई मान लो एक टुकड़ा अपने को मिल गया, प्लाज्मिड के साथ में जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बना लिया। अगर हमारा प्रोसीजर या हमारा एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ तो बहुत सारी कोशिकाओं में मान लो स्थानांतरण करना है, एक्सपेरिमेंट अगर बार बार करना पड़ जाए तो पहले वाला पूरा प्रोसीजर थोड़ी अपन वापस करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो लाभकारी जीन है जिससे हमको उत्पाद प्राप्त करना है, जो डीएनए का टुकड़ा है, उस टुकड़े की खूब सारी क्या बनाई जा सकती है, कॉपी भी बनाई जा सकती है कोशिका के बाहर। वो क्या तरीका है बच्चों, उसको अपन और एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान देंगे। लाभकारी जीन का प्रवर्धन, लाभकारी जीन का प्रवर्धन, लाभकारी जीन कह दो या डीएनए खंड का प्रवर्धन। अब देखो बच्चों, प्रवर्धन का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, मात्रा को बढ़ाना, प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन। तो देखो बच्चों, ये जो लाभकारी जीन है या डीएनए का टुकड़ा है, इसका प्रवर्धन करने के लिए, इसकी खूब सारी कॉपीज बनाने के लिए, ध्यान से समझना, पीसीआर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक काम में ली जाती है? पीसीआर तकनीक काम में ली जाती है। ध्यान दो बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस काम में ली जाएगी? जीन के प्रवर्धन में। तो क्वेश्चन क्या है कि जो पीसीआर तकनीक है, उस पीसीआर तकनीक का क्या उपयोग है या किस में काम में आती है? लाभकारी जीन या लाभकारी डीएनए खंड के प्रवर्धन हेतु। पीसीआर तकनीक को किस काम में लेते हैं? लाभकारी जीन के प्रवर्धन में काम में लेते हैं। ठीक है, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए, पीसीआर की फुल फॉर्म और पीसीआर का उपयोग। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये जो पीसीआर तकनीक है, ये तकनीक इजाद की गई थी कैरीमुलिस। साइंटिस्ट कौन सा था बच्चों? कैरीमुलिस। कैरीमुलिस के द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया था, जिसके लिए कैरीमुलिस को बच्चों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पीसीआर का उपयोग क्या है, पीसीआर तकनीक किसने विकसित करी? कैरीमुलिस ने विकसित करी, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखो पीसीआर के द्वारा होगा क्या? वो जो लाभकारी जीन है उसका प्रवर्धन है। प्रवर्धन का मतलब क्या है? तो ध्यान से समझेंगे, इसके द्वारा डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब समझते हो? कोशिका के बाहर। इन विट्रो से क्या मतलब लगाना है? कोशिका के बाहर या शरीर के बाहर।
डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब पीसीआर तकनीक के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोशिका या शरीर के बाहर कम समय में डीएनए की लाखों प्रतियां या कॉपी प्राप्त की जा सकती है। पीसीआर तकनीक के द्वारा बहुत ही कम समय में डीएनए की लाखों करोड़ों कॉपीज प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों तीनों बातें समझ में आ गई। तकनीक क्या है, इसके द्वारा लाभकारी जीन का प्रवर्धन करते हैं। प्रवर्धन कैसे होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। कैसी परिस्थितियों में, इन विट्रो परिस्थितियों में। तकनीक किसने विकसित की, कैरी मुलिस ने, जिसके लिए इसको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। अब ध्यान दो बच्चों, महत्वपूर्ण चीज देखो, ये जो पीसीआर है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यह एक बच्चों स्वचालित तकनीक है। स्वचालित तकनीक है मतलब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा आता है ना बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जैसे एक मशीन होती है ना, ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जैसे एक मशीन होती है, उसके ऊपर ऐसे डिस्प्ले भी बनी हुई रहती है, ठीक है। और इसमें ऐसे मान लो एक चौकोर चैम्बर होता है, और उस चैम्बर के अंदर छोटे छोटे ऐसे छिद्र बने हुए होते हैं। ऐसे मान लो ये इस तरीके की होती है पीसीआर मशीन। इधर देखेंगे बच्चों, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स, जिनको बोलते हैं इपेंड्रॉफ ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों, इपेंड्रॉफ ट्यूब। इपेंड्रॉफ ट्यूब कह दो या पीसीआर ट्यूब कह दो। अभी जैसे ये मार्कर का ये जैसे मान लो ढक्कन है, ये तो बच्चों काफी ज्यादा व्यास का है, काफी चौड़ा है ना। तो ऐसे मान लो इससे थोड़ी सी लंबी या इतनी ही ऐसे थोड़ी सकड़ी ट्यूब्स होती है, जिनके ऊपर खुद का अपना ढक्कन लगा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है ना। प्लास्टिक का ढक्कन होता है, उसको यूं दबा के अपन बंद भी कर सकते हैं, यूं खोल सकते हैं, वो ढक्कन उसके ऊपर ही अटैच रहता है, ठीक है। तो वो जो ट्यूब्स होती है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, इपेंड्रॉफ ट्यूब बोलते हैं। तो ये जो डीएनए की कॉपी बनेगी, डीएनए की कॉपी, वो कॉपी बच्चों किसके अंदर बनेगी, इपेंड्रॉफ ट्यूब्स के अंदर बनेगी, ठीक है। इन ट्यूब्स को रखना होता है इनके अंदर, ये जो पीसीआर मशीन के छिद्र है ना, इन छिद्रों के अंदर इन ट्यूब्स को रखना होता है। ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, बटन दबा देते हैं, सारा काम इसमें अपने आप होता है। तो पूरी तरह से क्या है, ये स्वचालित तकनीक है, जिसमें डीएनए का जो डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, वो किस में होगा, इपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर होगा। अपने को क्या करना होता है, ध्यान से समझना बच्चों। एक तरफ तो अपन कह रहे हैं स्वचालित तकनीक है, अपने को क्या करना होता है, तो बच्चों अपने को बनाना होता है अभिक्रिया मिश्रण, तैयार करना पड़ता है। क्या तैयार करना पड़ता है बच्चों, अभिक्रिया मिश्रण। भाई एक तरफ क्या कह रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो रिएक्शन होगी किसमें, पीसीआर मशीन में। उस रिएक्शन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन मिक्सचर तैयार करना पड़ेगा। और वो रिएक्शन मिक्सचर किस में तैयार करेंगे, इपेंड्रॉफ ट्यूब में। और बस उन ट्यूब्स को किस में रखना होता है, पीसीआर मशीन के अंदर रखना होता है। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। अब अपन कहानी स्टार्ट करते हैं उसकी, कि वो अभिक्रिया मिश्रण कैसे बनाते हैं। पहले अपन वो सीखेंगे, और माना हमने अभिक्रिया मिश्रण बनाकर ट्यूब्स को इस मशीन में रख दिया, फिर मशीन में क्या हुआ होगा, कैसे कॉपी बनी होगी, फिर आगे अपन वो सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं अभिक्रिया मिश्रण तैयार करना। देखो बच्चों कैसे तैयार करेंगे अभिक्रिया मिश्रण, इधर ध्यान दो।
ये मान लेते हैं, ये माना क्या है, इपेंड्रॉफ ट्यूब, सॉरी, ये माना क्या है बच्चों, इपेंड्रॉफ ट्यूब। इधर ध्यान देंगे, ये माना इपेंड्रॉफ ट्यूब है और इसके अंदर ये मान लो बच्चों वो डीएनए है जिसकी क्या बनानी है, कॉपी। इधर ध्यान दो, ये मान लो क्या है, प्रवर्धित किया जाने वाला डीएनए। भाई जिस डीएनए की अपने को कॉपी बनानी है वो डीएनए इस इपेंड्रॉफ ट्यूब में अपन डाल देंगे। अब देखो बच्चों, डीएनए की कॉपी बनती है, ये मान लो डीएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ए टी जी सी टी ए सी जी जी सी ए टी ए सी जी, ये ऐसे ही समझने के हिसाब से लिख रहा हूं बेटा, है ना, ये कोई ऐसे फिक्स नहीं है। ये मान लो ये डीएनए है। अब अपन जानते हैं कि डीएनए में 2 रज्जु हैं, 2 स्ट्रैंड हैं, और ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड खूब सारे किन से बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए बहुलक है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इसका मतलब जब डीएनए की कॉपी बनती है तो बच्चों ये दोनों रज्जु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। अब ये मान लो इतना हिस्सा ये अलग हो गया, तो ऐसे इमेजिन कर लो, टी ए सी जी जी सी ए टी जी सी टी ए सी जी जी सी ए टी जी सी सी जी टी, ये मान लो अलग हो गया। अब बच्चों इसके सामने नया रज्जू बने और इसके सामने भी नया रज्जू बने। कब बनेंगे, जब इनके पूरक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तभी तो बनेंगे। मतलब ये एक चेन बनेगी तो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ा जाएगा, ये एक चेन बनेगी तो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ा जाएगा। मतलब न्यूक्लियोटाइडों की जरूरत है कि नहीं है भाई। डीएनए अगर कॉपी बनना है, नया डीएनए बनना है, तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तभी तो बनेगा। इसका मतलब इस अभिक्रिया मिश्रण में अपने को क्या डालने पड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड डालने पड़ेंगे। अब यहां पर एक समझने वाली बात है, क्या, इधर देखो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होती है, ध्यान देंगे, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फोस्फेट समूह। इन 3 चीजों से ही तो मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फोस्फेट समूह। अब बच्चों पेंटोज शर्करा तो फिक्स है, कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज। क्षार 4 प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यही तो हो सकते हैं। अब इधर देखो, डीऑक्सी राइबोज शर्करा के साथ में माना कौन सा क्षार जुड़ा हुआ है, एडेनिन। तो जब शर्करा और क्षार आपस में जुड़ते हैं, जैसे यहां पर हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन, क्या हो गया बच्चों, डीऑक्सी एडिनोसिन। ये जो डीऑक्सी एडिनोसिन है, ये डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शर्करा के साथ में अगर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाए तो क्या बन जाए, न्यूक्लियोसाइड। माना शर्करा कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज, कौन सा क्षार जुड़ गया, एडिनिन, क्या बन गया, डीऑक्सी एडिनोसिन। मतलब ये डीऑक्सी एडिनोसिन क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। अब बच्चों न्यूक्लियोटाइड में तो 3 चीजें होती है, अभी तो ये 2 ही जुड़ी है। अगर इस डीऑक्सी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ जाए बच्चों, फोस्फेट समूह, क्या जुड़ जाए, फोस्फेट समूह, तो क्या बन जाए, न्यूक्लियोटाइड। कितने फोस्फेट समूह जुड़े, 1 फोस्फेट समूह। तो इसको क्या कह सकते हैं, देखो डीऑक्सी एडिनोसिन के साथ क्या जुड़ गया, फोस्फेट समूह। मतलब इसका नाम क्या हो सकता है अब, डीऑक्सी एडिनोसिन
मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बच्चों ये डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। आगे क्या बात समझना। अब इसको मैं संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकता हूं, देखो इधर देखो, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, समझ जाओगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। बच्चों ये 4 प्रकार के क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड। ये 4 प्रकार के क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन बच्चों यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड काम में लिए जाएंगे वो कौन से होंगे, ये आपको ध्यान से समझना है। DATP, DTTP, DGTP और DCTP। इसको ना पढ़ो, देखो, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसको पढ़ो, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें अंतर समझ में आया क्या? क्या है? इसमें एक ही फॉस्फेट है, इसमें 3 फॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट क्या है? एक्स्ट्रा है। तो देखो बच्चों, ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड काम में लेंगे, एक्स्ट्रा फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड काम में लेंगे। क्यों? अभी मान लो DATP है, क्या इस DATP से DAMP मिल सकता है क्या? बोलो बच्चों, DATP की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या इस DATP से DAMP मिल सकता है क्या? कब मिल सकता है? जब 2 फॉस्फेट समूह को हटा दो। भाई इसमें से अगर 2 फॉस्फेट समूह हट जाए तो ये नहीं मिलेगा क्या? फिर हम ये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? जब ये अतिरिक्त फॉस्फेट समूह हटते हैं, अतिरिक्त फॉस्फेट समूह हटते हैं तो बच्चों ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से ही इनके बीच में क्या बनेंगे? बंध। देखो अभी जैसे ये है एडिनोसिन, तो ऐसे इमेजिन कर लो यहां पर DAMP है, ये एडिनिन है ना क्षार, तो यहां पर DAMP है। अब DAMP है तो इसके सामने क्या जुड़ेगा? DTMP। भाई इसके सामने क्या जुड़ेगा? एडिनिन का जोड़ीदार कौन है? थाइमिन। इसके सामने क्या जुड़ेगा? DTMP। लेकिन कब जुड़ेगा? जब इनके बीच में बंध बने। अपन जानते हैं एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। बंध बनाने के लिए चाहिए ऊर्जा, और वो ऊर्जा कब मिलेगी? जब ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट समूह हटेंगे। तो बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड कैसे माने जाएंगे? ट्राइफॉस्फेट वाले माने जाएंगे। देखो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि ये डीएनए के रेप्लिकेशन में आपके और समझ में आ जाएगी। इधर देखो, DNTPs, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और बच्चों ये जो DNTPs होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? DATP, DGTP, DCTP और DTTP। ये चारों क्या हैं? DNTPs। समझ में आ गया क्या? ये चारों क्या है? DNTPs। DNTPs क्यों काम में ले रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अतिरिक्त फॉस्फेट समूह हटेगा तो ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा विपरीत न्यूक्लियोटाइडों के बीच में या विपरीत क्षारकों के बीच में बंध बनाने में काम आ जाएगी। तो अब इधर आ जाओ, ये मान लो वो DNA जिसकी हमको कॉपी बनानी है।
अब नया डीएनए बनाना है तो क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों इसमें क्या ऐड करवा दिए जाएंगे, 4 प्रकार के डीएनटीपीज, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। क्या आपके ये बात समझ में आ गई? चारों प्रकार के डीएनटीपीज इसमें डाल देंगे। अब देखो इधर ध्यान दो, ये जैसे मान लो डीएनए के रज्जु अलग हो गए, इनके सामने जुड़ने हैं न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड तो इनसे मिल जाएंगे डीएनटीपीज से, लेकिन उन न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। याद करो संश्लेषणकारी एंजाइमों में मैंने आपको समझाया था डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए को सांचे के रूप में या टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर नया डीएनए बनवा देता है। तो इन न्यूक्लियोटाइडों को कौन जुड़वाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब इस अभिक्रिया मिश्रण में हमको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी डालना पड़ेगा, वही तो जोड़ेगा। तो अब ध्यान देंगे, यहां पर काम में लेंगे टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके बारे में अभी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करेगा वो तो आपको पता है ही, इसकी क्या खास बात है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो प्रवर्धित किया जाने वाला डीएनए ले लिया, नया डीएनए बने उसके लिए डीएनटीपीज ले लिए, कौन बनाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो ले लिया टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो बच्चों, ये एंजाइम तब तक काम नहीं कर सकता जब तक इसको स्टार्ट करवाने वाली चीज ना मिले। ऐसे इमेजिन करो, फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। बेटे डीएनए की जो कॉपी बनती है वो हमेशा कौन सी दिशा में बनती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये दोनों रज्जु तो पुराने ही माने जाएंगे, नया जो बनेगा उसका 5 प्राइम ये यहां पर होएगा, नए बनने वाले का 5 प्राइम यहां पर होगा। और ऐसे मान लो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़े, ये जोड़ने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये ऐसे मान लो, ऐसे सी जैसी आकृति का क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन बच्चों ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज तब तक न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता जब तक यहां पर उसको कोई छोटा सा रेडीमेड टुकड़ा ना मिले। तो कुछ अब यहां पर जैसे नया बनना है तो इसका 5 प्राइम यहां पर होगा, ये ऐसे मान लो यहां नए बनने वाले का 3 प्राइम, यहां नए बनने वाले का 5 प्राइम, तो यहां पर 3 प्राइम। अब देखो ये मान लो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये मान लो डीएनए पॉलीमरेज है, यही तो जोड़ेंगे न्यूक्लियोटाइडों को, ये इधर जोड़ेगा, ये इधर जोड़े। वो न्यूक्लियोटाइड कब तक नहीं जुड़ सकते, जब तक छोटा सा रेडीमेड टुकड़ा यहां पर ना जुड़े। भाई डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइडों को तो जुड़वा देता है, लेकिन वो जुड़वाना कहां से प्रारंभ करना है, ये काम बच्चों डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। इसी वजह से इस अभिक्रिया मिश्रण के अंदर 2 सेट ऑफ प्राइमर्स, प्राइमर ये जो मैं रेडीमेड टुकड़े बता रहा हूं ना, ये मान लो बच्चों प्राइमर, या हिंदी में कहते हैं इनको उपक्रमक। तो 2 रज्जु बनने हैं, 2 रज्जु बनने के लिए 2 सेट चाहिए, किनके, प्राइमरों के। प्राइमर की जरूरत क्यों है, डीएनए पॉलीमरेज कहां से चालू करना है वो काम वो नहीं कर सकता। तो भाई यहां इतना सा ये रेडीमेड टुकड़ा जुड़ जाएगा और फिर पॉलीमरेज एंजाइम इसके आगे न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। यहां ये रेडीमेड टुकड़ा जुड़ जाएगा, फिर इसके आगे ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। तो इसके लिए बच्चों प्राइमर की जरूरत होती। तो 2 सेट ले लेंगे प्राइमर के, और एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए धातु आयन जैसे मैग्नीशियम आयन, ये सब भी इसके अंदर डाल दें। तो डीएनए की जो कॉपी बनेगी पीसीआर मशीन में, वो बच्चों किसके अंदर बनेगी, इपेंड्रोप ट्यूब के अंदर। अपने को क्या करना है, इस इपेंड्रोप ट्यूब में क्या तैयार करना है बेटे,
अभिक्रिया मिश्रण तैयार करना है। और अभिक्रिया मिश्रण तैयार करने के लिए आप क्या क्या डालोगे इस ट्यूब में, तो ध्यान से समझो। डीएनए खंड जिसकी कॉपी बनानी है वो, प्लस डीएनटीपीज 4 प्रकार के, ये डीएनटीपीज डालेंगे, प्लस टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, प्लस 2 सेट ऑफ प्राइमर्स और प्लस धातु आयन, मैग्नीशियम आयन। इन सबको अगर अपन इस इपेंड्रोप ट्यूब में डाल देंगे, क्या तैयार हो जाएगा, अभिक्रिया मिश्रण। क्या आपके समझ में आ गया अभिक्रिया मिश्रण कैसे बनाते हैं? अब अपने को क्या करना है, बस इन ट्यूब्स को किस में रखना है, पीसीआर मशीन में रखना है। आगे का पूरा काम किसके अंदर होगा, पीसीआर मशीन के अंदर होगा अपने आप। तो पीसीआर मशीन में क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। अपनी बुक में जो डायग्राम दिए हुए हैं ना बच्चों, वो डायग्राम किसके दिए हुए हैं, वो पीसीआर तकनीक के जो चरण बताए गए हैं वो सब चरण मशीन के अंदर संपन्न होंगे। तो उस मशीन में क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन ये अभिक्रिया मिश्रण में जो ये 5 चीजें थी, ये एक आपके समझ में आ गया, डीएनए का खंड जिसकी कॉपी बनानी है, मैग्नीशियम आयन हो गए, ये एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए जरूरी है। तीसरी चीज ये डीएनटीपीज हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये 2 बच गए, ठीक है, इनके बारे में मैं और समझा देता हूं, उसके बाद अपन पीसीआर तकनीक के चरण पढ़ लेंगे। भाई अभिक्रिया मिश्रण इन 5 चीजों से बनेगा, 5 में से 3 तो अपन ने पढ़ी ली है, इन 2 के बारे में मैं आपको विस्तार से और बता देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो देखो टैग डीएनए पॉलीमरेज, ध्यान देंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है डीएनए पॉलीमरेज है। यह एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन में प्रयुक्त होता है, मतलब इस एंजाइम से डीएनए की कॉपी बनेगी। खास बात क्या है उस पर ध्यान दो बच्चों। एक जीवाणु है, जीवाणु का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपके नीट के एग्जाम में पूछी भी जाती है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। जीवाणु कौन सा है, थर्मस एक्वेटिकस। और बच्चों ये थर्मस एक्वेटिकस जो जीवाणु है ये थर्मोफिलिक जीवाणु है, मतलब ज्यादा तापमान पर गर्म पानी के अंदर मिलने वाला ये जीवाणु। इंग्लिश में इसको ऐसे थर्मस एक्वेटिकस, ये बच्चों इस जीवाणु का नाम है। तो ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, टैग डीएनए पॉलीमरेज, इससे प्राप्त किया गया था। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया गया था, थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु, इसलिए इसका नाम ये है। थर्मस का तो ले लिया ये टी और एक्वेटिकस का ले लिया एक्यू। एंजाइम तो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन किससे प्राप्त किया, थर्मस एक्वेटिकस से, इसलिए इसका नाम क्या है, टैग डीएनए पॉलीमरेज। क्या आपके ये बात समझ में आ गई क्या? अब देखो इसमें खास बात क्या है। ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये बच्चों ताप स्थायी एंजाइम है, ताप स्थायी एंजाइम है। अत्यंत उच्च तापमान 95 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या रहता है, ये सक्रिय रहता है। तो अभी मैंने आपको समझाया था मिश्रण बनाकर ट्यूब्स को किसके अंदर रखना है, पीसीआर मशीन में। और बच्चों उस पीसीआर मशीन में कुछ समय के लिए तापमान
90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी रखा जाता है। वो उसमें अपने आप होता है लेकिन तापमान ज्यादा भी होता है। अब अगर इतने ज्यादा तापमान पर अपन नॉर्मल एंजाइम काम में ले लेते, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम में ले लेते, तो वो क्या हो जाता, नष्ट हो जाता। तो इसके लिए बच्चों कौन सा डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो इसलिए इस टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है पीसीआर तकनीक में। क्यों यूज किया जाता है, ताप स्थायी होने की वजह से। बोलो बच्चों, टैग डीएनए पॉलीमरेज की कहानी समझ में आ गई। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा, कौन से जीवाणु से प्राप्त किया गया है, इसकी खास बात क्या होती है, ताप स्थायी एंजाइम है, और ताप स्थायी होने की वजह से कौन सी तकनीक में काम में लिया जाता है, पीसीआर तकनीक में। आगे बढ़ो। प्राइमर्स या उपक्रमक, ये प्राइमर्स या उपक्रमक क्या होते हैं, ध्यान दो। अल्प न्यूक्लियोटाइड, अल्प न्यूक्लियोटाइड समझ जाओगे, थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड, अल्प न्यूक्लियोटाइड युक्त रासायनिक रूप से संश्लेषित, रासायनिक रूप से इनको बनवाया जाता है। अल्प न्यूक्लियोटाइड युक्त रासायनिक रूप से संश्लेषित एकल रज्जुकी खंड होते हैं जो डीएनए क्षेत्र का पूरक अनुक्रम रखते हैं। प्राइमर जो होते हैं वो अल्प न्यूक्लियोटाइड युक्त रासायनिक रूप से संश्लेषित एकल रज्जु की टुकड़े होते हैं जो डीएनए क्षेत्र का पूरक अनुक्रम रखते हैं। ऐसे इमेजिन कर लो, ये माना डीएनए के दो रज्जु पृथक हो गए, ए टी जी सी टी ए, जी सी टी ए सी जी ए टी, सी जी ए टी सी जी सी टी, ऐसे मान लो ये अलग हो गए। अब इनके सामने नया रज्जु कौन बनवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन उस डीएनए पॉलीमरेज को ये पता नहीं है कहां से बनवाना है, तो बच्चों पहले इस रज्जु के 5 प्राइम के 3 प्राइम के सामने, यहां पे 5 प्राइम पर क्या जुड़ेगा, ये प्राइमर। इस रज्जु के ये 3 प्राइम के सामने क्या जुड़ेगा, ये यहां पर प्राइम, और इस प्राइमर के आगे न्यूक्लियोटाइड जुड़वा देगा टैग डीएनए पॉलीमरेज, इस प्राइमर के सामने आगे न्यूक्लियोटाइड जुड़वा देगा, जिससे बच्चों डीएनए के नए रज्जु बन जाएंगे। तो बोलो, जो पांचों चीजें थी अभिक्रिया मिश्रण में वो आपके समझ में आ गई। महत्वपूर्ण चीज क्या क्या है, चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड कौन से काम में लेंगे, ट्राइफॉस्फेट वाले क्यों लेंगे, वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, टैग डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया गया, इसकी क्या खास बात होती है, कौन सी तकनीक में काम में लिया जाता है, वो मैंने आपको समझा। और तीसरी चीज क्या है, प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं, इनका उपयोग क्यों किया जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चों पीसीआर तकनीक के जो चरण हैं, मशीन के अंदर अपन ने ट्यूब रख दी, उसके बाद मशीन में क्या हो रहा होगा, अपनी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम बच्चों पीसीआर तकनीक के चरण बताए गए हैं। 3 चरणों में पीसीआर की पूरी क्रियाविधि संपन्न होती है। वो चरण जो है वो बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।